हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे डायबिटीज के बारे में। तो हम देखेंगे जिसे डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, मधुमेह हिंदी में बोलते हैं, और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसे शुगर भी बोलते हैं। तो आज हम डायबिटीज के बारे में देखेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डेफिनेशन, टाइप, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी और उसका मैनेजमेंट, ये सब कुछ देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे। तो डेफिनेशन है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे डीएम भी बोलते हैं, इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent hyperglycemia, high blood glucose level is result from defect in insulin secretion by the pancreas, defect in insulin action, in insulin resistance, or both. This lead to abnormal metabolism of carbohydrates, fat, and protein, causing long-term damage to blood vessels, nerve, and organ. तो इसका हिंदी में मतलब ये है कि डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे मधुमेह बोलते हैं, एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक विकार है। ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक विकार है जिसमें शरीर में ब्लड ग्लूकोज, जिसे शुगर बोलते हैं, का स्तर लगातार बढ़ा रहता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यह समस्या तब होती है जब अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं, पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसके कारण शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म असंतुलित रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यह क्रॉनिक बीमारी है मेटाबॉलिक की, इसमें ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता रहता है। यह समस्या जब होती है जब इंसुलिन पर्याप्त, मतलब पैंक्रियाज इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, या शरीर की कोशिका इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देती है, जिनके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो शरीर का पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बनाता है अच्छे से, या फिर एक तरफ तो ये अच्छे से इंसुलिन बनाता है, बल्कि इसकी जो शरीर की कोशिका होती है ये इंसुलिन को सही तरीके से रेजिस्टेंट, मतलब सही तरीके से इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसके कारण क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में के मेटाबॉलिज्म में असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी विद पैथोफिजियोलॉजी। यह क्या होता है? तो सामान्य तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना जाता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन आता है, इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन खाना को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये तो सामान्य तौर पर होते हैं। पेट के पीछे स्थित पैंक्रियाज की बीटा सेल, जो कि वही आता है, बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन करती है। जो पैंक्रियाज की बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। इंसुलिन एक चाबी की तरह कार्य करता है। मान लो जैसे कि कोई सेल का दरवाजा खोलता है ताकि ग्लूकोज बनाने के लिए कोशिका के अंदर जा सके, ऊर्जा बनाने के लिए शरीर के अंदर जा सके। मान लो जैसे कि ये जो इंसुलिन है ये खुद ग्लूकोज नहीं बनाता है। ये क्या मतलब, ग्लूकोज ऊर्जा बनाने के लिए मदद करता है। ये दरवाजे की तरह होता है, जैसे गार्ड की तरह होता है, ये दरवाजा खोलने लगाने की काम करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि इंसुलिन मदद करता है। ठीक है, फिर पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि इसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, वो होता है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। तो इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, ग्लूकोज स्टे इन ब्लड, हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलिन तो सही से बनता है, लेकिन हमारी जो सेल होती है वो इंसुलिन को अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। और जो डायबिटीज मेलाइटिस 2 होता है ये जेनेटिक या ओबेसिटी के कारण हो सकता है। इसमें इंसुलिन तो बनता है पर हमारी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि इंसुलिन बनता नहीं है
और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि इंसुलिन बनता तो है हमारे शरीर में, पर हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो अच्छी तरीके से उस इंसुलिन के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन डायबिटीज के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, तो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि यह अक्सर बच्चों या कम उम्र में होता है। इसमें शुगर शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यह सबसे आम प्रकार का है। यह लगभग 90% मामलों में पाया जाता है। मतलब ज्यादातर जिनको भी डायबिटीज होगी, जिनको भी शुगर होगी, तो ज्यादातर 90% मामलों में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। यह अक्सर वयस्कों में मोटापे या खराब जीवन शैली या अनुवांशिक के कारण होता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो टाइप 2 में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन तो रहता है, लेकिन हमारे शरीर की कोशिका उस इंसुलिन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी की फैमिली में होगा तो उसके बच्चों में भी होने की चांस रहती है। फिर है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो यह महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होता है और डिलीवरी के बाद अक्सर ठीक हो जाता है। तो ये गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी में होता है और प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद भी ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के थे। और अब इसके हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसके लक्षण होते हैं, तो इसमें 3P साइन होते हैं, मतलब 3P लक्षण होते हैं। तो डायबिटीज के मुख्य लक्षणों को मेडिकल साइंस में 3P कहा जाता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है, आमतौर पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी 3P कौन कौन सी है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया में क्या होता है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अत्यधिक पेशाब आना, और रक्त में अत्यधिक ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए किडनी ज्यादा काम करती है, तो इसमें ज्यादा पेशाब आती है। फिर है पॉलीडिस्पिया, इंक्रीज थर्स्ट, तो अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर है पॉलीफेजिया, इंक्रीज हंगर या एपिटाइट, अत्यधिक भूख लगना, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, जिससे कोशिकाएं भूखी रह जाती है। तो इसमें 3P याद रखना बहुत जरूरी है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया। तो अत्यधिक यूरिन जाना, अत्यधिक प्यास लगना और अत्यधिक भूख लगना। फिर अदर सिम्टम्स भी है, जैसे कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, तो अचानक वजन कम हो जाना, विशेष तौर पर टाइप 1 में डिले वुंड हीलिंग, घाव भरने में देरी होना, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देना, फटीग। तो ये सब इसकी सिम्टम्स और अदर सिम्टम्स है। 3P जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, तो जांच और निदान में क्या देखते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद अगर 126 से कम, मतलब कम नहीं मान सकते, 126 या इससे ज्यादा ग्राम प्रति DL होने से ये इंडिकेट करता है कि मरीज को शुगर है। और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, तो खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर 200 या फिर 200 से ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि मरीज को डायबिटीज है। और HbA1c टेस्ट पिछले 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर बताता है, अगर ये 6.5% है तो ये इंडिकेट करता है, या फिर इससे ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि मरीज को शुगर है। तो इसमें तीन जांच करती है, फास्टिंग या फिर फास्टिंग खाली पेट मतलब सुबह कर लेती है, तो और फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद करती है, और HbA1c करती है, जो 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है। ठीक है, फिर कंप्रहेंसिव मैनेजमेंट, मतलब इसका पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें इंसुलिन थेरेपी देते हैं। तो इंसुलिन थेरेपी में
यह टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के लिए अनिवार्य है और सीवियर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में दी जाती है। तो इसमें इंसुलिन देते हैं। तो टाइप से रैपिड एक्शन, इसके इंसुलिन थेरेपी की कितने टाइप होते हैं? रैपिड एक्टिंग, जिसे लिस्को भी बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, रेगुलर इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ग्लिसरॉल। तो ये सब इसके इंसुलिन थेरेपी के टाइप है। फिर ये रूट कौन सी? एस की रूट से देते हैं, मतलब कि यहाँ नाभि के आसपास देते हैं। और सीवियर केसेस में रेगुलर इंसुलिन को आईवी भी देती है। कब देती है? जब किसी मरीज का ज्यादा ही शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन देती है। सीवियर केसेस में आईवी देते हैं, नहीं तो इसको वो एसपी मार्क से ही देते हैं। ठीक है, फिर इंसुलिन थेरेपी हो गई। फिर इसके बाद हो गया ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट है। तो यह मुख्य रूप से टाइप 2 मरीज के लिए इसको दिया जाता है। तो बाइनाइट्स, तो इसमें मेटफॉर्मिन होता है, यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, सबसे पहली पसंद है। तो इसमें क्या होगा कि इंसुलिन तो रहता है, बाकी मरीज की कोशिका इसको रिएक्ट नहीं दिखाती है, इसको ऑब्जर्व करने में। तो इसमें क्या होता है, मेटफॉर्मिन जो होती है ये इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता दिखाती है, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर की कोशिका इंसुलिन को ऑब्जर्व कर लेंगी वहां से। फिर है सल्फोनाइलूरेज, तो इसमें कौन से देती है? पैंक्रियास से इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है। फिर है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, तो यह आंतों में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करता है। तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिसे आहार और जीवन शैली से बदलाव करती है। तो डाइटरी मैनेजमेंट, तो डाइटरी डायबिटीज ट्रेड लो कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या देते हैं मरीज को? अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको लो कार्बोहाइड्रेट देंगे, हाई फाइबर देंगे एंड मॉडरेट प्रोटीन डाइट देते हैं। इसमें रिफाइंड शुगर, मिठाई, मैदा और मीठे फलों से बचें। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स हो गया, दलिया, हरी सब्जियां लें। फिर एक्सरसाइज करें, 30 से 45 मिनट तक वॉक करें, एक्सरसाइज करें। व्यायाम से क्या होता है? व्यायाम से इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता होती है और ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। वेट मैनेजमेंट, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज में वजन घटने से इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी हद तक कम हो जाता है, इसलिए जो डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज होते हैं उनमें वेट ज्यादा हो जाता है, इसलिए उनको वेट कम करने के लिए कहा जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे, मतलब नियमित रूप से मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को एजुकेशन देंगे ऑन इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन खुद लगाने का सही तरीका सिखाएं, मतलब कि पेट में, जांघ में, बाह में, कहीं भी दे सकता है, उसको अपने हाथ से सिखाना चाहिए, क्योंकि उसको डेली लेना पड़ता है तो वो कहाँ जाएगा डेली डॉक्टर के पास, इसलिए उसको खुद सिखाना चाहिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे देते हैं। डायबिटिक फूड केयर एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज का डाइट का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, अगर वो पुरानी डाइट लेकर रहेगा और ग्लूकोज ज्यादा लेगा तो उसकी शुगर को मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो मरीज को पैरों की नियमित देखभाल करें, क्यों? क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसमें पैरों में घाव बन जाता है और वह घाव अल्सर होता है, वो जल्दी नहीं भरता है। तो पैरों की नियमित देखभाल से खाएं, पैरों को रोज धोएं, सुखाएं, सॉफ्ट चप्पल पहने, नंगे पैर बिल्कुल न चले, छोटे छोटे घाव को भी अनदेखा न करें, क्योंकि इससे डायबिटीज अल्सर हो सकता है, क्योंकि एक बार घाव हो जाता है तो वो जल्दी हील नहीं होता है डायबिटीज के मरीजों का। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षणों की पहचान करना सिखाएं, क्यों? क्योंकि अगर मरीज ज्यादा इंसुलिन लेगा तो उसका वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, बहुत लो शुगर हो जाएगी, और अगर वो इंसुलिन
नहीं लेगा तो उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करना चाहिए, उसके लक्षणों को देखना चाहिए, डेली चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। फिर है आपातकालीन स्थिति। अत्यधिक या कम शुगर होने पर होने वाली दो मुख्य नियमन है जो नर्सिंग अभ्यास के लिए क्रिटिकल मानी जाती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया लो अगर 70 से कम है तो इसमें इसके लक्षण कौन कौन से होंगे? पसीना आना, कपकपी होना, घबराहट होना और बेहोशी होगी। तो इसका मैनेजमेंट 15 से 20 मिनट तुरंत 15 से 20 ग्राम फर्स्ट एक्टिंग ग्लूकोज या चीनी का पानी पिलाए। इससे क्या होगा? बेहोश होने पर आई 25% डेक्सट्रोज थे। तो अगर किसी का ज्यादा लो शुगर हो जाएगी तो वो बढ़ जाएगी, उसमें पानी में चीनी घोलकर पिला देना चाहिए। और डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, यह मुख्य रूप से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में होता है। तो यह लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है, 300 से ज्यादा हो जाता है। सांसों में फलों जैसी महक आने लगती है और जिसे कुसमल रेस्पिरेशन कहती है। एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर किसी को लो होगा तो उसका भी मैनेजमेंट करना जरूरी है, और अगर ज्यादा हाई होगा 300 से ज्यादा तो वो फलों जैसी स्मेल आने लगेगी। इसलिए तो इनके लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। सीवियर केसेस में होता है या आपातकालीन स्थिति है, इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये था हमारा डायबिटीज मेलाइटस। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।